हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो लोगों ने विद्रोह किया और विद्रोह के बाद विद्रोह के 1857 के टाइम पर लोगों ने क्या किया था? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ रिबेल किया था। रिबेल का मतलब होता है इनके खिलाफ विद्रोह कर देना। और विद्रोह जब किया तब क्या हुआ, और जब ये जो आंदोलन लोगों ने किया इसके ख़त्म होने के बाद क्या चीज़ें हुई, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए जो पिक्चर है यहाँ पर ये दिखाया गया है कि सिपाही का मतलब जो हिंदी का शब्द है सिपाही। तो अंग्रेज़ों से सिपाही नहीं बोला जाता था, तो वो लोग सिपाही बोलते थे। तो सिपाही पीजेंट्स होते थे किसान। ये एक साथ इकट्ठा होकर के आए थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए 1857 में। तो पॉलिसीज़ एंड द पीपल, पॉलिसीज़ का मतलब है ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ। ब्रिटिश सरकार जो थी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए 1857 का जो टाइम था ना, पहले उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज किया करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी थी, मगर हाँ ये बात है कि इंग्लैंड की सरकार इनको बहुत ज़्यादा फेवर करती थी, तभी ये लोग राज कर पाए थे। बट ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1857 से पहले, और 1857 के बाद कंप्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार इंडिया पर हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया है, बाकी ये वाली चीज़ आपको चैप्टर के एंड में भी बताई जाएगी। अब इनकी पॉलिसीज़ कैसी थी और लोग कैसे थे। तो प्रीवियस चैप्टर्स में, इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने देखा ही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये किस तरीके से लोगों को परेशान करती थी। इवन राजा रानी और किसान हो गए और लैंडलॉर्ड्स जो ज़मींदार होते थे, ट्राइबल रिबेल वाला हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है, चैप्टर 4 में। सोल्जर सारे के सारे जो है ना, इन लोगों से परेशान थे। इनकी पॉलिसीज़ को रेजिस्ट कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज़ों की जो पॉलिसीज़ थी, इनके जो काम थे, वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाल रहे थे। तो मतलब क्या हुआ फिर, तो आगे हम इसमें देखते हैं। नवाब्स लूज़ देयर पावर। तो नवाब कौन होते थे? नवाब जैसे कि बंगाल के नवाब, ठीक है, हैदराबाद के नवाब। तो नवाब होते थे, आप राजा के इक्विवेलेंट ही मान लीजिए। तो 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी, अभी क्या चल रही है? अभी चल रही है 21st सेंचुरी। और ये क्योंकि ये 2020 है तो ये मिड नहीं है 21st सेंचुरी का। 21st सेंचुरी का स्टार्टिंग का टाइम है। मिड कब आ जाएगा? 2050 के बाद वाला टाइम, मतलब ये 2040 से लेकर के 2050 जो है ये मिड वाला कुछ टाइम आएगा। तो 18th सेंचुरी, आज से समझ लीजिए 400 साल पहले, मिड 18th सेंचुरी के टाइम पर जो नवाब थे, राजा थे, उन्हें दिखने लगा कि उनकी पावर जो है ना वो इरोड हो रही है। इरोड होने का मतलब है कि उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। वो धीरे धीरे अपनी सारी की सारी अथॉरिटी, अपनी सारा का सारा ऑनर, इज्जत सारी उनकी ख़त्म होती जा रही है। रेसिडेंट्स हैड बीन स्टेशन्ड इन देयर कोर्ट्स। तो ये रेसिडेंट्स कौन होते थे? ब्रिटिश सरकार क्या करती थी ना, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही किया करती थी कि सपोज़ करिए एक राजा है, ए राजा है, इस राजा का दरबार लगेगा। इस दरबार में आपने टीवीज़ में, मूवीज़ में भी देखा होगा कि दरबार में काफ़ी सारे मंत्री होते हैं जिसमें राजा अपना काम करते हैं। अब इन मंत्रियों के साथ राजा के दरबार में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का भी, यानी कि अंग्रेजी सरकार का भी एक पर्सन होगा, उसी को ही कहते थे रेसिडेंट। और ये जो रेसिडेंट होता था ना, बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करता था। राजा को क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, हर चीज़ ये रेसिडेंट जो है दखलंदाजी उसमें किया करता था। तो रेसिडेंट को स्टेशन कर दिया गया था, काफ़ी सारे कोर्ट्स में स्टेशन कर दिया गया था। मतलब अब उनको राजाओं को रखना पड़ेगा। जिन राजाओं के साथ ब्रिटिशर्स ने वो कर ली है, जैसे ये राजा है और ये ब्रिटिशर है, तो ब्रिटिशर ने इस राजा के साथ अलायंस बना ली है। अलायंस और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं संधि कर ली है। तो ये जो राजा है ना, ये जो किंग है, अब ये क्या करेगा, ये ब्रिटिशर्स के एक पर्सन को अपने कोर्ट में रखेगा। वो पर्सन किंग को बड़ा मतलब परेशान इन द सेंस कि उसके हर काम में दखलंदाजी किया करता था, किंग की पावर को वो ख़त्म कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस, क्योंकि वो एक पर्सन हमेशा रहता था अंग्रेजी सरकार का, वो दखलंदाजी करता रहता था, तो रूलर्स की फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। रूलर्स को मना कर दिया गया था, मतलब राजा को मना कर दिया गया है कि अब तुम आर्मी नहीं रखोगे। आर्मी किसकी रहेगी? आर्मी रहेगी ब्रिटिश सरकार की। एंड द रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस। तो भाई जिस राजा के पास अपनी आर्मी ही नहीं है, इसका मतलब है उसके पास अपनी ताकत ही नहीं है। तो कहा गया कि तुम्हारे दरबार में हमारी आर्मी रहेगी, हम लोग आर्मी अपने लोग
ब्रिटेन से आए हुए लोग ही आर्मी में होते थे और वो राजा के दरबार के बाहर खड़ी हुआ करती थी। और धीरे धीरे करके राजा से जो कर इकट्ठा करने का अधिकार होता है वो भी इन अंग्रेज़ों ने छीन लिया। तो भाई राजा बड़ा परेशान थे कि भाई हमारे पास तो कोई हक ही नहीं बचा है। तो काफ़ी ज़्यादा सब लोग इरिटेट हो रखे थे इन लोगों से, अंग्रेज़ों से। काफ़ी सारी जो रूलिंग फैमिलीज़ थी उन्होंने ट्राई किया नेगोशिएट करने का, ताकि कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, मतलब कि काफ़ी सारे जो राजा महाराजा थे, क्वींस थी, उन्होंने करा कि भाई अंग्रेज़ों हम आपके साथ कोऑपरेट कर लेंगे, बट आप हम लोगों को कुछ राइट्स तो दे दो, कुछ हक तो दे दो। उनमें से ही एक थी रानी लक्ष्मीबाई। वो ये चाहती थी कि कंपनी रिकॉग्नाइज कर ले उनके एडॉप्टेड सन को। मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके पति की जब डेथ हो गई ना, तो उनका अपना कोई भी रियल सन नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को गोद लिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि जो अंग्रेजी सरकार है ना, ये मान ले कि ये उनका बेटा है और इस बेटे को राजा बनने दे। बट अंग्रेजी सरकार ने कहा कि नहीं, हम इसको राजा नहीं बनने देंगे, अब आपका राजवास सब खत्म हो गया, अब आपका जो इलाका है ना, आपका जो राज्य है वो हमारा हो गया, क्योंकि आपके राजा जी तो मर गए, उनका तो कोई बेटा है नहीं, और ये जो बेटा आपने गोद लिया है, अडॉप्ट किया है, इसको हम मानेंगे नहीं। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद कहा कि भाई अडॉप्टेड सन को मान लो। उनकी बात नहीं मानी गई तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसी तरीके से नाना साहेब जो थे वो भी एक अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के। तो नाना साहेब भी पेशवा बाजीराव टू, पेशवा बाजीराव देखी है ना मूवी आपने, तो उसके मतलब उनके ही आगे की पीढ़ियों में पेशवा बाजीराव टू भी थे एक। उनका कोई अपना असली बेटा नहीं था, उन्होंने भी नाना साहेब जो था उनका बेटा वो अडॉप्टेड था, गोद लिया हुआ बेटा था। नाना साहेब ने कहा कि जो फादर को आप लोग पेंशन देते थे, बाद में क्या होने लगा था ना, क्योंकि राजा महाराजा ना कुछ बेचारे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, कर नहीं इकट्ठा कर सकते थे, अपनी आर्मी नहीं थी, तो पैसा कहाँ से आता। तो अंग्रेज ना कुछ इनको पेंशन दिया करते थे। तो नाना साहिब ने कहा कि भाई जैसे आप मेरे फादर को पेंशन देते थे ऐसे मुझे भी दे दो। अंग्रेज़ों ने कहा आपको नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। इस तरीके की बातें अंग्रेज़ों ने कर दी। तो लेटर मतलब जब पेशवा बाजीराव टू की डेथ हो गई तो इनके जो बेटे हैं नाना साहेब, उनको अंग्रेज़ों ने कह दिया हम पेंशन नहीं देंगे। तो कंपनी कॉन्फिडेंट थी कि भाई हमारी मिलिट्री इतनी सुपीरियर है, हमें इतने पावर हैं कि ये सारी की सारी इन लोगों की बात है, हम क्यों माने, अगर ये विद्रोह करेंगे हम तो इनको एकदम कुचल देंगे। तो कंपनी जो थी ना, यानी कि अंग्रेजी सरकार, अंग्रेज जो थे, इन्होंने कुछ नहीं माना। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि इन 1801 में सब्सिडरी अलाइंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध एंड 1856 इट वॉज टेकन ओवर। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है कि अवध पहला मतलब अवध शिकार बना था सब्सिडरी अलाइंस सिस्टम का। ये हम लोग इससे पहले के चैप्टर्स में भी देख चुके हैं। चैप्टर 2 में मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सब्सिडरी अलाई का मतलब होता है कि ये राजा है, ये राजा को ना, राजा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ब्रिटिश का सब्सिडरी अलाई बन गया है, मतलब अब ब्रिटिश से नीचे है ये। और ये जो राजा है अपनी आर्मी नहीं रख सकता, इसके वहाँ पे रेसिडेंट रहेगा और ये कर इकट्ठा नहीं कर सकता, ब्रिटिश इसको पेंशन देंगे। तो सब्सिडरी अलाइंस में ना बहुत ही ज़्यादा दबा दिया जाता था और धीरे धीरे करके अगर फिर ये कह देते थे कि राजा ठीक नहीं काम कर रहा, इसका पूरा राज्य हमारा पे, और ये सब गए भाड़ में राजा वगैरह। इस तरीके के काम ब्रिटिश किया करते थे। तो 1801 में सब्सिडरी अलाइंस जो है अवध पे इम्पोज कर दी। अवध नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। एंड इन 1856 वॉज टेकन ओवर। 1801 में सब्सिडरी अलाइंस में इसको डाल दिया अवध को, और 1856 में इसको पूरा का पूरा अंग्रेजी शासन में जो ब्रिटिश इंडिया था ना उसमें मिला लिया गया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने डिक्लेयर किया कि टेरिटरी जो है वो मिसगवर्नड है और ब्रिटिश रूल को लाना पड़ेगा ताकि पुअर एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों को बचाया जा सके। इसका मतलब ये है कि डलहौजी ने कहा कि जो अवध का नवाब है ना, वो राज नहीं कर रहा ढंग से, और हम लोगों को बचा रहे हैं, मतलब अंग्रेजी सरकार लोगों को बचा रही है इस अवध के नवाब से। और ये वाला मिस गवर्नेंस मतलब राजा अवध का नवाब जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए अंग्रेजी सरकार इससे शासन छीन रही है। तो अवध को इस तरीके से इन लोगों ने हड़प लिया। किसने हड़पा? डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी बोल लीजिए, डलहौजी, ठीक है। तो आगे है कंपनी इवन बिगिन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। अब ये लोग जो मुगल साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था मुगल डायनेस्टी, तो अब ये कंपनी ये भी डिसाइड करने लगी। कंपनी देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के रिवोल्ट से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फिर जब 1857 का इतना बड़ा विद्रोह हुआ था ना, तो अब ब्रिटिश जो क्वीन ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोग जाओ भाड़ में, अब हम लोग करेंगे इंडिया पे राज। तो पहले भी इनडायरेक्टली
क्वीन का ही राज था, बट फिर डायरेक्ट में हम लोग को दिख ईस्ट इंडिया कंपनी रही थी। 1857 के बाद तो बिल्कुल भगा दिया गया इनको और क्वीन का डायरेक्ट शासन हो गया। तो अभी हम 1857 से पहले की बात कर रहे हैं। तो कंपनी जो थी उसने सोचा कि भाई अब ब्रिटिश रूल को भी ख़त्म किया जाए। वैसे रूल तो कुछ था ही नहीं, नाम नाम की चीज़ थी। तो ब्रिटिश डायनेस्टी साम्राज्य को ख़त्म किया जाए। मुगल जो राजा था उसका सिक्कों पे नाम आता था, तो सिक्कों पे से उसका नाम हटा दिया जाए। कॉइन मिंटेड बाय द कंपनी, कॉइन मिंटेड मतलब जो सिक्के छापे जाते थे या फिर सिक्के बनाए जाते थे कंपनी के द्वारा, उसमें मुगल किंग का नाम नहीं होगा। 1849 आते आते गवर्नर जनरल डलहौजी जो थे ना, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो बहादुर शाह जफ़र है, इनकी डेथ के बाद फैमिली जो है ना, उन्हें रेड फोर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा और कहीं और रहना पड़ेगा दिल्ली में। मतलब क्या था ना, जो मुगल डायनेस्टी के लोग थे ना, वो कहाँ पर रहा करते थे? वो रहा करते थे रेड फोर्ट में। रेड फोर्ट एक सत्ता का सिंबल हुआ करता था लोगों की नज़रों में कि भाई यहाँ पे तो मुगल शासक रहते हैं। तो डलहौजी ने कहा कि जब ये जो बहादुर शाह जफ़र है ना, इनकी डेथ हो जाएगी, इनके बाद इनका कोई भी जो बेटा है वो नहीं रहेगा दिल्ली में, मतलब दिल्ली में नहीं, रेड फोर्ट में कोई नहीं रहेगा, इनको दिल्ली के बाहर जाना पड़ेगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफ़र के जो है वो लास्ट मुगल किंग होंगे और इनकी डेथ के बाद किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, दे जस्ट बी कॉल्ड प्रिंस। तो बहादुर शाह जफ़र के बाद कोई भी जो है मुगल किंग नहीं कहलाएगा, मतलब किंग कहलाने के लिए कोई भी नहीं होगा। इनके जो बच्चे होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ प्रिंस कहा जाएगा, किंग कोई भी नहीं कहलाया जाएगा जब बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो जाएगी। बहादुर शाह जफ़र को तो किंग कहा जाता है, इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द लास्ट मुगल किंग। तो बहादुर शाह जफ़र वाज द लास्ट मुगल किंग। इनके बाद, इनकी डेथ के बाद जो है वो किसी को भी किंग नहीं कहा गया और मुगल डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी पूरी तरीके से। तो ये किसने कहा था? ये कहा था गवर्नर जनरल कैनिंग ने। तो कैनिंग के टाइम पर ही विद्रोह हुआ था 1857 का, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बहादुर शाह जफ़र लास्ट मुगल एम्परर थे। अब आगे आता है द पीजेंट एंड सिपॉय। पीजेंट थे किसान, सिपॉय सिपाही, जो सिपाही हुआ करते थे, जो इनकी आर्मी में या पुलिस में सर्व किया करते थे। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव। गांव में जो पीजेंट्स हैं, ज़मींदार हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे हाई टैक्सेस से। सरकार जो थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्स वसूल रही थी। काफ़ी ज़्यादा रिजिड, बहुत ही ख़राब मेथड थे रिवेन्यू कलेक्शन करने के। काफ़ी सारे जो फेल हो जाते थे, जो अपना पैसा नहीं चुका पाते थे और मनी लेंडर से लोन बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो उनका क्या होता था, उनका लैंड ही ख़त्म हो जाता था। मतलब देखिए ऐसा है कि ए पर्सन है, ए पर्सन के पास, ए पर्सन को रिवेन्यू देना है, टैक्स देना है, तो इसने ना मनी लेंडर से पैसा लिया। अब मनी लेंडर से पैसा ले तो लिया इसने, बट ये क्या है, इसकी इतनी फसल ही नहीं होती थी जितना इसे टैक्स पे करना पड़ता था। तो अगले साल करना है करते करते ना ये मनी लेंडर को पैसा ही नहीं दे पाता था और इसका लैंड जो है वो इससे छिन जाता था। सदियों से जिस लैंड पे इसके परिवार के लोग खेती कर रहे हैं वो लैंड ए से छिन जाता था। तो बड़ी दिक्कत, लोग बड़ा परेशान कि हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। इंडिया के सिपाही जो थे, वो इंडिया के काफ़ी सारे लोग कंपनी की पुलिस में भी काम किया करते थे, मगर वो भी इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम पैसे दिए जाते थे। पे एंड अलाउंसेस, पे जो सैलरी होती थी, अलाउंस जो थोड़ा बहुत भत्ता वगैरह मिल जाता है, और सर्विस की कंडीशन इनके साथ बर्ताव नहीं अच्छा किया जाता था। जो सिपाही काम करते थे इनमें, ईस्ट इंडिया कंपनी की पुलिस में, काफ़ी सारे नए रूल्स बनाए गए जो कि रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ और बिलीफ को हर्ट करते थे। अभी हम देखेंगे क्या क्या था उसमें। तो सिपाहियों के साथ अच्छा बिहेव भी नहीं किया जाता था और उनके धर्म के खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें की जाती थी। तो आप लोग क्या इस बात को बिलीव करेंगे कि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता था कि अगर आप समुंदर क्रॉस कर लेंगे, अगर आप ओशन क्रॉस कर लेंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आपका धर्म और आपकी जाति नष्ट हो जाएगी, ऐसा हमारे समाज में पहले माना जाता था। तो 1824 के टाइम में जब सिपाहियों को बर्मा भेजा गया, तो सी रूट से, तो मतलब बर्मा जो है म्यांमार, वैसे तो लैंड रूट से भी जा सकते हैं बट सी से थोड़ा छोटा पड़ रहा था जाना। तो जब सिपाहियों से कहा गया कि आप लोग बर्मा में जा कर के लड़ाई करिए, तो सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम लोग का तो धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, हम जब गांव जाएंगे तो हम लोगों को लोग गांव निकाला दे देंगे, हम लोग नहीं जा सकते। तो जिन लोगों ने मना किया ना कि हम लोग सी रूट से नहीं जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिली और मतलब बहुत ही बुरा उनके साथ किया गया। फिर 1856 में कंपनी ने नया लॉ पास कर दिया कि हर एक पर्सन जो कि कंपनी में काम करने आएगा,
उसको ये एग्रीमेंट रखना होगा कि वो ओवरसीज़ जाएगा। मतलब अगर कोई ए पर्सन है, उसको कंपनी में काम करना है, तो उसको पहले ना एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि वो उसको कभी भी देश के बाहर समुद्र के रास्ते उसको बाहर भेजा जा सकता है और इस पर कोई मना नहीं करेगा। तो सिपाहियों ने काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट ये सब जो हो रहा है कंट्री साइड में, मतलब एक तो उनके साथ भी बहुत गलत हो रहा था, उनकी पे ख़राब थी, उनको खाना भी ख़राब मिलता था, उनके ऑफिसर्स उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उनको धर्म के खिलाफ उनसे काम करवाए जा रहे थे, जैसे कि उनको सी क्रॉस करके बाहर भेजा जा रहा था। खैर ये तो बड़ा ही अंधविश्वास था, है ना, आपको भी लग रहा होगा, बट था उस टाइम। और फिर जो कंट्री साइड में सिपाही जो थे, ठीक है, कह रहे यार हमारे साथ तो हो रहा है, बट गांव में हमारे जो विलेज मैन हैं, हमारे घर वाले हैं, उनके साथ भी तो कितना ज़्यादा बुरा हो रहा है। पीजेंट्स जो हैं, इतना ज़्यादा उनसे रेंट वसूला जाता है कि उनके खेत ही उनसे अब छिन जा रहे हैं, लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। तो एंगर जो था ना, वो सिपाहियों में भी था, वो पीजेंट्स में भी था, और पूरे के पूरे मासेस में काफ़ी ज़्यादा लोग अब इनकी हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। अब आगे आता है रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। तो बदलाव जो लाए गए उनमें क्या क्या रिस्पॉन्स रहा। ब्रिटिश बिलीव करते थे कि इंडियन सोसाइटी जो है ना, उसको रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब इंडियन सोसाइटी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, उल्टे सीधे अजीब अजीब से इंडियन लोग काम करते रहते हैं, हरकतें करते रहते हैं, ऐसा ब्रिटिशर्स को लगता था। तो ये कहते थे कि इंडियंस को रिफॉर्म करेंगे, इन्हें हम सभ्य बनाएंगे, इन्हें हम जेंटलमैन बनाएंगे। तो इन्होंने काफ़ी सारे लॉज पास करे ताकि सती, देखिए ये बात तो माननी पड़ेगी, ठीक है उन लोगों ने हमारे साथ गलत किया, बट यार ये सती क्या होता है? हाँ, सती का मतलब पता है आप लोगों को? एक औरत है, उसका पति मर गया, ठीक है, उसका पति मर गया, उस विमेन को, उसके पति की चिता जलाई जा रही है, इस विमेन को जिंदा जला दिया जाता था उस अपने पति की चिता के साथ, और उसको कहते थे सती मैया की जय, सती मैया की जय। मतलब एक जिंदा औरत को जलाया जा रहा है, ये हमारे कस्टम्स थे। तो भाई गलत भी बहुत ज़्यादा थे, इनको बदलने की ज़रूरत भी थी। कुछ तो गलत थे, ऐसा नहीं है कि सब सही था, अंग्रेज़ों ने गलत किया है, कुछ काम उन्होंने ठीक भी किया है। भाई जिंदा औरत को तुम कैसे जला सकते हो? तो प्रैक्टिस ऑफ सती होती थी हमारे देश में, और री मैरिज ऑफ विडोज भी इन्होंने इनकरेज करी। मतलब जिनके पति की डेथ हो जा रही है, उन वुमेन्स की दोबारा से शादी हो, ये भी अंग्रेज़ों ने इनकरेज किया। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों को सिखाई काफ़ी ज़्यादा। आफ्टर 1830 कंपनी में क्रिश्चियन मिशनरी जो थे, उनको फंक्शन करने को अलाउ कर दिया फ्रीली, और उनको प्रॉपर्टी वगैरह भी दी गई। क्रिश्चियन मिशनरी ऐसे लोग होते थे जो क्रिश्चियन धर्म को फैलाते थे और स्कूल्स भी खोलते थे। मेनली इनका काम था लोगों को कन्वर्ट करना, लोगों को क्रिश्चियन बनाना। क्रिश्चियन मिशनरीज का काम ये होता था। 1850 आते आते नए लैंड लॉ पास कर दिए गए, जिसमें कन्वर्जन करना, मतलब क्रिश्चियनिटी में आपको कन्वर्ट करना ईजी हो गया। आप धर्म बदल सकते हैं क्रिश्चियनिटी में। अगर आप, जैसे सपोज करिए आप हैं, आपने अपना धर्म बदल लिया, तो आपके फादर की प्रॉपर्टी फिर भी आपको आसानी से मिल सकती है। पहले क्या होता था, धर्म बदलने के बाद पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, बट इन लोगों ने कहा, अंग्रेज़ों ने, कि अगर आप क्रिश्चियन बन जाते हैं ना, तो आपकी प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाएगी, आप अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी तब भी ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनके धर्म को ख़त्म कर रहे हैं, उनके सोशल कस्टम, उनके जो ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। काफ़ी सारे लोगों को लगा कि ब्रिटिशर्स हमारी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही दखलंदाजी कर रहे हैं। ऑफकोर्स काफ़ी सारे इंडियंस थे जिनको लगा कि भाई ये जो सती जैसी प्रैक्टिसेस हैं, चैप्टर 7 में हम लोग देखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय ने किस तरीके से सती के खिलाफ बहुत ज़्यादा विद्रोह किया था। विडो रीमैरिज, वुमेन को पढ़ाया नहीं जाता था, ऐसा माना जाता था लड़की अगर पढ़ लेगी तो उसका पति मर जाएगा, इस तरीके की सोच थी। आप देखिए ना, लोग कहते थे कि आप समुद्र क्रॉस कर दोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस तरीके की उल्टी सीधी चीज़ें थी। भाई जिन्हें तो बदलने की बहुत ज़रूरत थी, तो बदली भी। अब थ्रू द आइज़ ऑफ पीपल, अब लोगों की नज़रों से जो चीज़ें हुआ करती थी इनको भी देखा जाए। सिपाही एक्सचेंज न्यूज़ एंड रूमर्स इन द बाजार ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो सिपाही और आपस में बात करें कि भाई देश में चल क्या रहा है, रूमर्स होती हैं, अफवाहें। थ्रू द आइज़ ऑफ पीपल, लोगों की नज़रों से क्या कुछ चल रहा था दुनिया में। तो टू गेट द ग्लिम्स ऑफ वॉट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे हमें कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं कि 84 रूल्स, तो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है बुक से, जिसका मजहा प्रभास विष्णु भट्ट ने ये लिखी, विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी है। तो एग्जाम में आ सकता है कि मजहा प्रभास, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। मजहा प्रभास किसने लिखी है? विष्णु भट्ट गोडसे ने, जो कि एक ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के विलेज के। वो और उनके अंकल यज्ञ अटेंड करने गए मथुरा में। विष्णु भट्ट बताते हैं कि वो काफ़ी सारे सिपाहियों से मिले अपने रास्ते में जाते हुए, जिन्होंने उनको मना किया कि भाई आगे मत जाओ, कि बहुत ज़्यादा 2-3 दिन में क्या होने वाला है, सिपाही विद्रोह होने वाला है, इनको बताया गया। सिपाही विद्रोह वही 1857 का जो है विद्रोह था, इसमें यह बताया गया है। फिर देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। तो
इसमें बताया गया है कि अनदर अकाउंट फ्रॉम दोज आर द मेमोयर होता है जो अपनी आत्मकथा टाइप की लिखते हैं, वो किसने लिखे? सूबेदार सीताराम पांडे ने। इनको ये जो है पांडे रिक्रूट हुए थे 1812 में, सिपाही की तरह रिक्रूट हुए थे, मतलब भर्ती हुए थे पुलिस में, बंगाल नेटिव आर्मी में हुए थे। और इन्होंने 48 ईयर्स तक अंग्रेज़ों को सर्व किया है। 48 ईयर की इनकी सर्विस थी और रिटायर हो गए थे ये 1860 में। तो उन्होंने ब्रिटिश को हेल्प करी काफ़ी सारे रिबेलियन को सप्रेस करने में, लोगों के विद्रोह को सप्रेस करने में, दबाने में। बताओ, हमारे देश के ही लोग अंग्रेज़ों की मदद करा करते थे। अंग्रेज़ी शासन इसीलिए तो चल गया क्योंकि हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे, हम उनका साथ दे रहे थे। तो इसमें यही बताया गया है कि अवध में किस तरीके से इन्होंने क्या क्या किया। नवाब अवध और किंग ऑफ दिल्ली वन सेंट ऑल ओवर इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ द आर्मी। तो किस तरीके से लोगों का मन में बातें चल रही थी, वही सब इसमें बताया गया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही है। तो अब आगे हम लोगों को इसमें यही है कि म्यूटिनी शुरू क्यों हुई थी। म्यूटिनी का मतलब होता है विद्रोह। अगर जैसे कि आर्मी विद्रोह कर दे अपने शासन के खिलाफ या अपने ऑफिसर्स के खिलाफ, तो म्यूटिनी हो जाती है। तो म्यूटिनी हुई क्यों? देखिए, मेन कॉज था ना कि जो बंदूक चलानी पड़ती थी पहले, उसके एनफील्ड राइफ़ल हुआ करती थी, एक राइफ़ल थी, उसके ऊपर की लेयर को मुंह से हटाना पड़ता था। और ऐसी अफवाह फैल गई थी, सच था या झूठ था भगवान ही जाने अब तो, कि उस पर पिग भी लगा हुआ है, पिग की खाल भी है और काऊ की खाल भी है। अब बताइए ज़रा, पिग जो है वो मुसलमान नहीं खा सकते और काऊ जो है वो हिंदू नहीं खा सकते। अब हिंदू और मुसलमानों ने कहा कि आप हमें ये मुंह से क्यों उतरवा रहे हो, इस पे तो सूअर की और गाय की खाल है, ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट करने के बराबर है। ठीक हो गया? तो ये दिक्कत हो रही थी। म्यूटिनी क्या होता है? जब सोल्जर्स ग्रुप बना करके डिसोबे कर देते हैं अपने ऑफिसर्स को कि हम आपकी बात नहीं मान रहे, जाओ भाड़ में। म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। म्यूटिनी थी, उन्होंने जो कुछ सिपाही थे उन्होंने विद्रोह किया, मगर उनके साथ साथ और भी लोगों ने विद्रोह कर दिया। पॉपुलर रिबेलियन ये बन गया। दो स्ट्रगल बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल, समटाइम्स सच स्ट्रगल बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड। देखिए क्या है ना, इसमें जो विद्रोह है मतलब कि भाई जो राजा है, राजा के खिलाफ कुछ लोग उठ ही जाते हैं क्योंकि उनको उनकी नीतियाँ पसंद नहीं आ रही होती हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड ये हो गया था, सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन। इतना वाइड स्प्रेड, इतना ज़्यादा फैल गया था, ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार जो है सत्ता से गिर जाएगी। क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बिलीव करने लगे थे कि उनका कॉमन एनिमी एक ही है। कौन है? अंग्रेजी सरकार या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी एनिमी है। और वो सारे के सारे अपने कॉमन एनिमी के खिलाफ एक ही समय पर उठ करके आ गए। इस तरीके की सिचुएशन डेवलप हुई। हैव टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। तो इस तरीके की सिचुएशन डेवलप करने के लिए सब लोगों का एक तरीके की भावना रखना और ये भावना कि हम लोग हटा सकते हैं इस अंग्रेजी सरकार को, ये लोगों में पनपने लगी थी। ये सिचुएशन डेवलप हुई नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, मतलब नॉर्थ इंडिया में ही एक्चुअली ये 1857 का रिवोल्ट फैला था। 1857 का रिवोल्ट नॉर्थ इंडिया में ही मेनली फोकस था, साउथ में इतना ज़्यादा नहीं फैला था। तो 100 ईयर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 1757 के टाइम पर क्या हुआ था? बैटल ऑफ पलासी। इसके लगभग 100 साल बाद, एग्जैक्ट 100 साल बाद 1857 में ये सिपॉय म्यूटिनी हुई थी, या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी आप इसे कह सकते हैं। तो 100 साल बाद भाई अब बहुत हो गया, नहीं चल रहा। तो हुआ क्या 100 साल बाद? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा मैसिव रिवेलियन झेला में 1857 में, जिसने कंपनी की प्रेजेंस को थ्रेटन कर दिया, खतरे में डाल दिया इंडिया में। 1857 को ये रिवोल्ट हुआ और इसके 90 साल बाद हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 को। ये 7 वाला आंकड़ा कुछ देश के लिए अलग नहीं है, देखिए चलिए। तो ये जो रिबेलियन हुआ था जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, उसके 90 ईयर्स बाद हमारा देश आज़ाद हो गया। तो 1857 में जो ये रिबेलियन हुआ था, इसने कंपनी के प्रेजेंस को भाई बिल्कुल थ्रेटन करके रख दिया था। मेरठ के कुछ सिपाही जो हैं, काफ़ी सारे और काफ़ी और भी लोग, अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पीजेंट्स थे, मनी लेंडर्स थे, किंग्स थे, नवाब्स थे, इन लोगों ने क्या किया? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कुछ लोग जो हैं, सम रिगार्डेड एज बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कोलोनियलिज्म इन द 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो कुछ लोग कहते हैं कि 19th सेंचुरी के टाइम पर, क्योंकि देखिए सेंचुरी ऐसे होती है 1857, यहाँ पे 1857 है ना, तो सेंचुरी कौन सी चल रही है? 19। हम क्या लिख रहे हैं? 2020।
यहाँ पे देखिए 20 है ना, सेंचुरी कौन सी चल रही है, 21st। तो इस तरीके से सेंचुरीज काउंट होती हैं। तो 19th सेंचुरी का उस समय का जो टाइम था 1857 में जो रिबेलियन हुआ था ना, ऐसा माना जा रहा था कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विद्रोह ये हुआ है उस समय की अगर हम बात करें तो अब वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। अब आगे का जो है ना, ये फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, ये ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए और देखिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, 87% लोगों जो वीडियो देख रहे हैं ना, उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।